ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, तो देखिए ना, आज के लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, जो रहने वाली है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो पहले आप जस्ट समझो ईएसआर का मतलब क्या होता है। ईएसआर की मीनिंग होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब देखिए ना, इस ईएसआर के लिए एक जनरली दूसरा टर्म भी आपको मिलेगा, वो होता है आपका ईपीआर। ओके, अब ये दो टर्म क्यों यूज करें वो भी मैं बताऊंगी आगे, पहले अभी आप इतना सुन लीजिए। ईपीआर भी जनरली आप यूज कर सकते हैं किसकी प्लेस पे, ईएसआर की प्लेस पे। और ईपीआर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब आप देखिए ना, आप ये समझ गए, आज के लेक्चर में हमने ईएसआर पे बात करनी। ओके, तो देखिए ये ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए हम इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके कॉन्सेप्ट उठाएंगे डायरेक्टली। ओके, तो अभी जस्ट ये देखो कि ईएसआर के इंट्रोडक्शन पे हमने क्या देखना है। इंट्रोडक्शन पे क्या देखेंगे, आपको पता है ना, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना अपना काम होता है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, पहले आप जस्ट ये समझो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, वो आपको पता है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बोलती है, ये क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि जनरली किससे डील करते हैं। ये बोलती है कि सपोज आपके पास कोई मैटर है, मैटर मतलब कि आप कोई सैंपल ले रहे हैं, सैंपल मतलब जिसका आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आपका मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये हमारा एक सैंपल मॉलिक्यूल है। अगर आप इस पे क्या डालेंगे, रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सैंपल के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन की जहां स्टडी की जाती है, इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, आपकी ईएमआर रेडिएशन और आपके सैंपल के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी करके आपको आपके मॉलिक्यूल के फीचर्स के बारे में बताती है। ओके, अब आप एक और चीज बताइए, आपको पता है टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, आपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, यूवी पढ़ा, आप अभी आप ईएसआर पढ़े। ओके, तो अब देखो इन सारी सारी अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे बनी। देखो, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको यही काम बताएगी, यानी कि सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने क्या कराना है, अपना एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि सैंपल मॉलिक्यूल जिसके बारे में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, वो लाना है। उसके ऊपर डालना है ईएमआर रेडिएशन। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी करें, जैसे आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किया, ओके, तो उस केस में आप ईएमआर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर को क्या लिखेंगे, आईआर रेडिएशन, यानी कि ईएमआर के बदले आप पर्टिकुलरली कौन सी रेडिएशन लेंगे, आईआर रेडिएशन लेंगे। ओके, अगर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, बाकी चीजें आपकी एज इट इज है, बट यहाँ पर को जो आपकी ईएमआर रेडिएशन होगी, मतलब वो कौन सी होगी, पर्टिकुलरली यूवी रेडिएशन होगी। अगर आप, मैं आपको बोलूं ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के की भी केस में क्या होगा, आप वो इस एक सैंपल मॉलिक्यूल लेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसके बारे में आपने डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, और उस पे क्या करेंगे, अपनी रेडिएशन डालेंगे। पर ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में कौन सी पर्टिकुलर रेडिएशन डालेंगे, आप डालेंगे माइक्रोवेव, यानी कि माइक्रोवेव की एज अ रेडिएशन लेंगे और उसको किसके सरफेस पे इमिट करेंगे, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि सैंपल मॉलिक्यूल, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इसी की स्टडी को आप बोलेंगे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी जैसे इतना समझो, आगे को और चीजें बताऊंगी। इतनी चीज क्लियर है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, मैंने जैसे आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताई थी, ठीक है, मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप क्या है, हर जगह ऐसा पढ़ते हैं, हम किसी कंपाउंड को क्या है, आईआर एक्टिव, जैसे एनएमआर एक्टिव आईआर एक्टिव बोलते हैं, वैसे ही किसी को एनएमआर इनएक्टिव आईआर एक्टिव ऐसे करके टर्म यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं, बट आपको ये भी पता है कि एक फॉर्मूला हर जगह हर टाइप की न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं कर सकते। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वो आप एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल्स में तो यूज करेंगे, सारे न्यूमेरिकल पे एक फॉर्मूला तो यूज नहीं हो सकता। वही चीज होती है कि जैसे आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या करेंगे, अभी जस्ट रफ बता रही हूँ। ओके, आगे को हम चीजें समझेंगे। तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, ये भी आप क्या है, इस ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके सारे टाइप के मॉलिक्यूल को, यहाँ पर जो मैं आपको सैंपल मॉलिक्यूल कह रही थी ना, इस सैंपल मॉलिक्यूल में आप कोई भी मॉलिक्यूल नहीं रख सकते। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलती है कि मैं भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल को ही डिटेक्ट कर पाऊंगा, सारे मॉलिक्यूल को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करती है, उन्हें बोला जाता है ईएसआर एक्टिव मॉलिक्यूल, और जिनको नहीं कर पाती है, उन्हें बोला जाता है ईएसआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल। इतनी चीज क्लियर है। अभी जस्ट मैं रफ बता रही हूँ, आगे को मैं चीजें और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इतनी चीज क्लियर है। तो आज के लेक्चर पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये हम बाद में देखेंगे। जस्ट पहले आप ये समझो कि किन टाइप के मॉलिक्यूल में ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है और किन में नहीं की जाती। देन मैं करेंगे कि ईएसआर का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, क्या प्रिंसिपल रहते हैं, कैसे इसकी स्प्लिटिंग होने वाली है, सारी चीजें हम आगे को बात करेंगे। अभी जस्ट इतना देखो कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो आपकी ईएसआर एक्टिव, यानी कि किन कंपाउंड में ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी जाती है और किन में नहीं। ओके, तो देखो ना, जैसे आपको नाम
नाम से ही पता चल जाएगा, ESR मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ उन मॉलिक्यूल, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन से डील करती है, यानी कि आपके जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनसे डील करती है। अब आप बोलेंगे कि सारे मॉलिक्यूल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स को आप ESR एक्टिव कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। ओके, तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कभी भी आपकी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बात नहीं करती। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब दो इलेक्ट्रॉन आपके एक साथ होते तो ये पेयर्ड हो गए। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी पेयर्ड से कभी भी बात नहीं करती। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करती है। ओके, अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। देखो ना, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक को बोलते हैं ना। आपने ये चीजें तो पढ़ी है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपके पास, अगर इस आपका क्या है, सपोज ये p ऑर्बिटल है। ओके, इस p ऑर्बिटल में आपके पास 3 ऑर्बिट है, और अगर मैं इन 3 ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाऊं, तो मैं सपोज ऐसा दिखा दूं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये p ऑर्बिट जिस मॉलिक्यूल का होगा वो मॉलिक्यूल आप पैरामैग्नेटिक कहेंगे। क्यों पैरामैग्नेटिक? मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप देखिए ये अनपेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले, इट मींस ये मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसका ये p ऑर्बिट है, वो आपका एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर को सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड बना दूं, इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन्स, इस p ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। इट मींस ये जो p ऑर्बिट जिस मॉलिक्यूल का होगा, वो मॉलिक्यूल आपका होगा डायमैग्नेटिक। इतनी चीज क्लियर है? तो आपका जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो सिर्फ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के लिए होती है। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के पास ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी भी क्या डायमैग्नेटिक कंपाउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर किसी कंपाउंड में, उनको ही तो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो सिंपली बात ये हो जाती है कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी को तभी आप इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि आप ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए बात करते हैं? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के लिए, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, अब अगली चीज ये आप समझ गए ना कि आपका जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सिर्फ कौन से कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगा? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल से भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है एक बार H2 का, एक बार आपका O2, यानी कि H2 भी एक मॉलिक्यूल है, O2 भी एक मॉलिक्यूल है। ओके, अब आपने देखना है क्या H2 में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या फिर O2 में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो आपने देखो यहाँ पर को हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं। अगर मैं हाइड्रोजन बोलती देन आप हाइड्रोजन में बोलते, अगर मैं सिंपल एक हाइड्रोजन बोलती तब आप बोलते इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका 1s ऑर्बिट दिखाते, यहाँ पर को 1s दिखाते, तो 1s1 में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या हो जाता? 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 1s1, और आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो करते। इट मींस ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड ही तो है, यानी कि हाइड्रोजन को आप बोलते पैरामैग्नेटिक, बट हाइड्रोजन को आप पैरामैग्नेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन एटम की बात की, हम एटम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। ओके, तो एटम्स को हमने डिटेक्ट नहीं करना है, हमने मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना है। इसलिए आप हाइड्रोजन ना लेके H2 मॉलिक्यूल पूरा लेंगे, ऑक्सीजन ना लेके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूरा लेंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, H2 के लिए बात करनी है। तो अब आप देखिए, पहले वाले हाइड्रोजन की बात मैं करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरे हाइड्रोजन के लिए अगेन 1s1। ओके, अब आपने H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैसे देखेंगे? आप यहाँ पर को MOT बनाएंगे, आपने MOT बनाया, आपको पता है MOT कैसे बनाते हैं। आपने पहले हाइड्रोजन के लिए 1s ऑर्बिट बनाया, दूसरे हाइड्रोजन के लिए अगेन 1s ऑर्बिट बनाया। ओके, अब आप जब ये वाली, हम इसकी बात नहीं करते हैं, ये तो आपके एटमिक ऑर्बिट है, ये जो है इनको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन से बना, ये सारी चीज तो पढ़ा चुकी हूँ ना, जितने एटमिक ऑर्बिट होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है। तो दो आपके पास एटमिक ऑर्बिट, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। आपने इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बेसिस पे डिटेक्ट करना है कि मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉन आया यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जाएगा नहीं, ये कहाँ आएगा? यहाँ। तो आप देखिए H2 के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर्ड फॉर्म में, इट मींस ये क्या होगा, एक टाइप का डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा, और डायमैग्नेटिक में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ESR। तो ये क्या हो जाएगा, ESR इनएक्टिव हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? अब आगे बढ़िए, अगला मैं दूसरा O2 का एग्जांपल लूं, तो मैंने दो एग्जांपल लिए, एक IR एक्टिव, सॉरी ESR एक्टिव, एक हो गया ESR इनएक्टिव। ओके, तो इस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करेंगे, 1s2 1s2 2s2 4। ओके, 2p4। ओके, तो अगले में दूसरे ऑक्सीजन के लिए अगेन 1s2 2s2 2p4। ओके, अब हम लोगों ने आगे की ऑर्बिट नहीं देखना, ये वाले हम जस्ट लास्ट ऑर्बिट देख रहे हैं, ये तो नीचे इनके डायग्राम बने होंगे बट हम उसको नहीं देखेंगे। ओके, हम ऊपर वाले देख रहे हैं, हमने p ऑर्बिट देखा लास्ट का,
तो देखिए पी ऑर्बिट में आप बताइए, पहले जो ऑक्सीजन का एटमिक ऑर्बिट है, ये वाला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटमिक ऑर्बिट, अगर आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो आपको कितने मिल रहे हैं, 4, क्योंकि पी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। ओके, और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 4। अब आपने देखो एटमिक ऑर्बिट की बात नहीं करनी है, आप बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, जो कि ये है, ये सेंटर वाले। ओके, अब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा आपका अगेन यहाँ पे, चौथा आपका यहाँ पे। ओके, पांचवा आपका यहाँ पे, छठा आपका यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे। अब आप देखिए आपने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दिए, ऐसे आप फिलिंग करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, अनपेयर्ड है। इट मींस ये जो आपका देखो ना, ये आपका क्या होगा, अब आप इसे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक क्या कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है पैरामैग्नेटिक कहेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आप O2 को क्या बोलेंगे, O2 इज पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो O2 के केस में क्या है, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ESR। तो ये जो टेक्निक है, आप बोल सकते हैं कि O2 जो है वो आपका ESR क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल है, लेकिन H2O क्या है, आपका ESR इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। इतनी चीज क्लियर है, यानी कि आपको सिंपली ये बोलना है कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उन मॉलिक्यूल्स के लिए आप ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के केस में बताऊं कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप यूज, इतना तो हो गया ना कि आप डिटेक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, जो आपके फ्री रेडिकल वाले कंपाउंड है, या फिर आपके क्या कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री रेडिकल ही तो हुए। अगर आपके पास पेयर नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन्स के पास तो वो फ्री रेडिकल हो गए। तो फ्री रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए ESR का यूज करते हैं। ओके, अब आप बोलेंगे फ्री रेडिकल को भी क्या डिटेक्ट करना है, ऐसे तो आप बोलेंगे कि कल के दिन हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी डिटेक्ट कर दे, ऐसा कुछ है या फिर नहीं है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि ESR की हेल्प से आप फ्री रेडिकल को डिटेक्ट क्यों करते हैं, वो आप जान लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल को डिटेक्ट करना जरूरी क्यों हो गया, क्यों हमें ESR टेक्निक को लाना पड़ा, क्योंकि ESR का यूज होता है फ्री रेडिकल को डिटेक्ट करना। तो फ्री रेडिकल में ऐसे क्या बात है जो हमें इसे डिटेक्ट करना इतना ज्यादा जरूरी हो गया। ओके, तो इसका रीजन ये है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस और साथ ही साथ टॉक्सिक भी होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ना, आपको पता है फ्री रेडिकल क्या है, कोई भी स्पीसीज जिसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, और आपको ये भी पता है अगर किसी की मॉलिक्यूल के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबल। कैसे, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से देखिएगा एक बारी। देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये आपका मीथेन मॉलिक्यूल है। ओके, तो मीथेन मॉलिक्यूल है, इट मींस क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे मीथेन। ओके, अगर मैं पूछूं ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये बोलता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल के आउटरमोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन है, देन वो मॉलिक्यूल को आप स्टेबल बोलेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा। ओके, लेकिन अगर मैं इस मीथेन को ही फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, देखो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करना होगा। वो भी कौन सी मेथड से करना होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जैसे यहाँ क्लीवेज होगी तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ मिलेगा और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपको यहाँ मिलेगा। ओके, तो आप देखिए हाइड्रोजन को आप छोड़िए, बस इस स्पीसीज को देखो, ये बन गई आपकी फ्री रेडिकल स्पीसीज। ओके, अब आप बताइए ये स्पीसीज आपकी स्टेबल है या फिर अनस्टेबल, आप ऑब्वियस सी बात है ये आपकी अनस्टेबल होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी स्पीसीज के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है देन वो स्टेबल है। आप यहाँ देखिए कार्बन आपका स्टेबल है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बट इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस ये स्पीसीज आपकी हो गई अनस्टेबल। ओके, इट मींस क्या होगा, आप बोल सकते हैं फ्री रेडिकल जो भी स्पीसीज होती है ये आपकी अनस्टेबल स्पीसीज होती है। ओके, अब बताइए अगर कोई भी चीज अनस्टेबल है तो ये अपने आप को स्टेबल करना तो चाहेगी, कोई भी चीज गलत है तो वो अपने आप को सुधारना चाहेगी ना। वही चीज यहाँ भी, अगर कोई भी स्पीसीज अनस्टेबल है तो ये क्या करेगी, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी। ओके, तो स्टेबल करने के लिए इसको क्या करना होगा, फर्दर रिएक्शन करनी होगी। तो देखो होता क्या है कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इनको क्या करना होता है, अपने आप को स्टेबल करना होता है। तो ये क्या करती है, फर्दर रिएक्शन, जिस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, अब आप बताइए अगर हमारे एटमॉस्फेयर पे, अगर एटमॉस्फेयर मत लीजिए अभी, आप बताइए कि अगर आपके पास कोई, मैं कोई ऐसी स्पीसीज दे दूं जो आपकी फ्री रेडिकल है। ओके, ये मैंने ले ली फ्री रेडिकल, अगर आप इसने स्टेबल होना है तो ये क्या करेगी, बाहर की बॉडीज से जो बाहर आपके दो दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनसे ही तो इलेक्ट्रॉन्स लेगी, वरना इसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे हैं, ये क्या करेगी, बाहर जो बॉडीज है इनसे इलेक्ट्रॉन मांगेगी, मांगेगी नहीं सीधे ले लेगी। ओके, तो जैसे इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये तो स्टेबल हो जाएगी, बट ये बॉडी जिसने इसे इलेक्ट्रॉन दिए वो तो अनस्टेबल हो जाएगी ना, जिसकी वजह से क्या होगा,
ये बॉडी के जो इनिशियली जो इसके फीचर्स थे, जैसे हमने ये लिया, ओके, ये आपका मीथेन है, मीथेन के अपने फीचर्स थे, लेकिन जैसे आपने क्या किया, मीथेन का एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने बाहर शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन को बाहर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये मीथेन नहीं रहा, अब ये कोई दूसरी स्पीसीज बन गया। अब जो मीथेन के फीचर्स है वो आपको यहाँ दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो वही चीज है, जैसे अगर आपकी बाहर की बॉडी जिसने इसे फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन दिया और इसे स्टेबल कर दिया, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये अनस्टेबल हो गया तो इसके जो इनिशियली इसके फीचर्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेम चीज हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी आपको नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर पे जो दूसरे मॉलिक्यूल्स, दूसरी बॉडीज प्रेजेंट है, उनसे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, और अगर उन्होंने वहां से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो क्या होगा, वो बॉडीज डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर भी डिस्टर्ब होता है। एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम डिस्टर्ब होंगे, बहुत सारी डिजीज कॉज हो सकती है। देखो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आपने एक टर्म सुना होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओके, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको मालूम है क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में भी अगर फ्री रेडिकल हो गया, तो अगर आपको ओ फ्री रेडिकल मिला, तो ये ओ फ्री रेडिकल क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करने गया, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये बाहर से कहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आप को स्टेबल किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसी फिनोमिना को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेता है, ओके, तो इसे बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी इसकी ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस फिनोमिना को बोला जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो डीएनए होते हैं, हमारी जो प्रोटीन्स होती है, हमारी जो बॉडी में नेचुरल प्रोटीन्स है, वो सब के सब, हमारे जो सेल्स है, ये सब के सब हो जाती है डिस्टर्ब, ओके, तो क्योंकि यहाँ भी तो आपका इलेक्ट्रॉन वगैरह का सिस्टम चलते रहता है ना, जब आपने हीमोग्लोबिन वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहां आपने इलेक्ट्रॉन वगैरह का फंडा देखा होगा, तो हमारी क्या है, सेल्स, हमारी प्रोटीन, हमारे डीएनए वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और आपने एक और टर्म सुना होगा, स्किन एजिंग। स्किन एजिंग में क्या होता है, हमारी स्किन क्या हो जाती है, बहुत एज वाली लगती है, वो भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। हमारे एंटीऑक्सीडेंट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसी को बोलता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जैसे स्किन एजिंग हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां भी इसकी वजह से कॉज हो जाती है, ओके। सिमिलरली हमारे जो खाना होता है, हमारे जो फूड होते हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, ये किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल इतना बड़ा काम कर दे रहा है, ओके, तो इसीलिए क्या है, हमको फ्री रेडिकल डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स की वजह से भी बहुत ज्यादा बीमारियां, बहुत ज्यादा डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ओके, तो इसीलिए क्या है, ईएसआर टेक्निक का यूज किया जाता है, ताकि हम डिटेक्ट कर सके कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका फ्री रेडिकल है, और पता लगा सके कि हाँ, अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज वगैरह कॉज हो सकती है, इसीलिए ईएसआर टेक्निक का कॉन्सेप्ट आया। इतनी चीज क्लियर है? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हमने क्या है, अभी देखो थोड़ा टाइम दिया, बट मैं इतना तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो, मैं इतना बायो वाला पोर्शन नहीं समझा पाया, बट आपको होप क्लियर हुआ होगा, ओके। तो देखो, हमने क्या अभी तक इतना देख लिया कि ईएसआर टेक्निक कहाँ यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, ये हमने देख लिया, बट अब हम देखते हैं कि ईएसआर टेक्निक में होता क्या है, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। तो देखो, ईएसआर क्या है, आपको पता है, ईएसआर एक टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी कि आपके पास एक सैंपल मॉलिक्यूल होगा, बट ईएसआर के केस में पर्टिकुलरली मैंने कौन सा मॉलिक्यूल बोला, कौन सी सैंपल बोला, पैरामैग्नेटिक, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एटलीस्ट एक, मतलब एटलीस्ट नहीं, जिनके पास सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिन मॉलिक्यूल्स के पास हो, जिसे आप पैरामैग्नेटिक कहते हैं, उनको ही आप यहाँ पर कोई एज अ सैंपल मॉलिक्यूल ले सकते हैं। और आपने क्या करना है, इस सैंपल मॉलिक्यूल में क्या करना है, अपनी रेडिएशन डालनी है। कौन सी रेडिएशन? ईएसआर के केस में पर्टिकुलरली आप कौन सी रेडिएशन डालेंगे, जो आपकी माइक्रोवेव रीजन के अंदर आती हो, ओके। और इनकी जो रेंज होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 104 से 106 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, ओके। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ईएसआर टेक्निक जो है वो एक टाइप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, देखिए मैंने आपको आईआर के केस पर भी बताया था, अगर आपके पास कोई भी, देखो आईआर भी आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो वो भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी, आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, इसमें आपने अपना रेडिएशन डाला, ओके। तो देखिए होता क्या है, जब भी आप अपने सैंपल मॉलिक्यूल में रेडिएशन डालते हैं, तो यहाँ आपको अलग अलग टाइप का फिनोमिना देखने को मिलेगा। मतलब देखो, सपोज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने अपनी रेडिएशन अपने सैंपल मॉलिक्यूल को दी, और ये सारी की सारी रेडिएशन आपका सैंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके चला गया, ऐसा भी हो सकता है। बट एक केस ये भी अराइज हो सकता है कि आपने सैंपल मॉलिक्यूल को रेडिएशन तो दी, लेकिन सैंपल मॉलिक्यूल ने सारी की सारी रेडिएशन को उल्टा ट्रांसमिट कर दिया, ये भी पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने रेडिएशन तो दी और
मॉलिक्यूल ने कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर दिया, लेकिन रिमेनिंग जो रेडिएशन बची उसको उल्टा ट्रांसमिट कर दिया। तो यहाँ पर को क्या है, 3 टाइप के फिनोमेना आप देख सकते हैं, जिसमें से इनके बेसिस पर इनको टर्म मिलता है। जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते थे, क्यों? क्योंकि आईआर के केस में भी जब आप अपने सैंपल मॉलिक्यूल पर आईआर रेडिएशन डालते थे, तो आपका सैंपल मॉलिक्यूल पूरी की पूरी रेडिएशन को कर लेता था एब्जॉर्ब। सेम केस यहाँ होता है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी जब आप अपना पैरामैग्नेटिक सैंपल मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके ऊपर जैसे रेडिएशन को डालते हैं, तो आपकी जो पूरी की पूरी रेडिएशन है वो आपका मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ओके, और अगर जैसे रमन की बात करें, रमन के केस में क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रमन के केस में जो मॉलिक्यूल है वो पूरी रेडिएशन को उल्टा ट्रांसमिट कर देता है, इसलिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप एब्जॉर्प्शन ना बोल के क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी चीज क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, ईएसआर में क्या करना, आपने अपना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, माइक्रोवेव रेंज के अंदर जो रेडिएशन आती है उनको आपने ट्रांसमिट किया, जिनका रेंज भी मैंने आपको बता दिया, और ये सारी की सारी रेडिएशन आपके मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपके मॉलिक्यूल में, देखो हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और उसका जो स्पिन है। ओके, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की हमने बात करनी होती है, कैसे? देखो आपके मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, इट मींस इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, कौन सी, माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो एनर्जी है वो अगर जैसे आपके मॉलिक्यूल को मिलेगी, आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा एक्साइटेड। आपको पता है, ये तो कॉमन सी बात है। आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, इनिशियली ग्राउंड स्टेट पर रहता है, इसके बाद बहुत कम एनर्जी होती है। ओके, ये आपका एनर्जी का रेंज होता है। ओके, एनर्जी आपको ऊपर ऊपर बढ़ती रहती है। ओके, इनिशियली आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे होता है, यहाँ पर आपने एक ही मॉलिक्यूल, आपके क्या मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल है, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ओके, इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे। ओके, लेकिन जैसे आप इस मॉलिक्यूल को क्या देंगे, रेडिएशन, वो भी कौन सी, माइक्रोवेव रीजन के अंदर है, तो आपका मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा, ऊपर आपके जो एनर्जी लेवल्स होंगे। और इस केस में क्या, जैसे आईआर के केस में आप इन्हें क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, लेकिन इस केस में ईएसआर के केस में आप इसे बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी लेवल। तो ये जो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल है, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन शिफ्ट ऐसे होगा कि इसकी स्पिन, क्योंकि हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, स्पिन की बात की है, यानी कि यहाँ पर को क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, तो इसकी स्पिन क्या होगी, इन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये क्या है, ऊपर की ओर है, अब इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई? तो यही कॉन्सेप्ट चलता है आपकी किसके केस में, ईएसआर के केस में। ओके, बट एक और जरूरी चीज वो मैं आपको बता दूं, ईएसआर के केस में जो आप ये पूरा फंडा कराते हैं ना, यहाँ पर को ये सारे के सारा फंडा किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ से आपने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई कराना है। ओके, तभी आपका ये फंडा फॉलो होगा। ओके, अब देखो अभी आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एक और फॉर्म में, पहले प्रिंसिपल वगैरह तो हम आगे को डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट यहाँ देखिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्म में समझाती हूँ। ओके, तो होता क्या है, आप यहाँ पर को देख सकते हैं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, आपके लिए समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो देखो हुआ क्या है, ये हमने एक ईएसआर चैम्बर लिया है, ईएसआर चैम्बर मतलब जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ओके, तो हमने देखो यहाँ पर को पूरा मॉलिक्यूल नहीं उठाया, क्योंकि हमने किस में बात करनी, ईएसआर मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करनी है, तो पूरा मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और इसके स्पिन के बेसिस पे हम बात करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन मैंने ऊपर की ओर दिखाई है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाया। ओके, तो ये मैंने इसे ईएसआर चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। ओके, तो मैंने क्या बोला, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी आप कराते हैं तो इस केस में आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लेना है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक लाइंस की भी तो डायरेक्शन होगी, तो सपोज मैं कह रही हूँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है। ओके, तो देखो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें कुछ ना कुछ चेंज है। चेंज क्या है, अभी आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की ओर दिखाई थी, अब आपने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे की ओर दिखाई। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज बॉडी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी तो चार्ज है, चाहे नेगेटिव चार्ज है, बट है तो चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज बॉडी है। ओके, अब आपने ये लाइन भी सुनी होगी कि अगर कोई चार्ज बॉडी कभी भी मोशन में आती है तो वो क्या करती है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड देती है, अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उसके पास अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ओके, ये चीज भी आपको पता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज बॉडी है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, आपका जो एटम है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट रहता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन का मोशन जैसा कैसा होता है पता है, जैसे आपका अर्थ का मोशन होता है। कैसे? आपका सन जो है वो सेंटर पर होता है, और आपको पता है आपकी जो ये अर्थ है वो आपके सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। ओके, बट
रिवॉल्व तो करती है सन के चारों ओर, बट ये अपने चारों ओर भी रिवॉल्व करती है। मतलब जो आपकी अर्थ है वो ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमती भी रहती है, और अर्थ के मतलब सन के चारों ओर भी रिवॉल्व, मतलब ये यहाँ भी रिवॉल्व कर रही है और खुद पे भी रिवॉल्व कर रही है। ओके, तो सेम इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे एटम में घूम भी रहा है, लेकिन अपने आप में भी घूम रहा है, अपने अपना घूम रहा है, जैसे शक्तिमान घूमता था वैसे ही घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और पूरे यहाँ पर को एटम्स के सराउंडिंग में भी पूरा घूम रहा है और अपने आप में भी घूम रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज बॉडी है, तो इसके मोशन से क्या होगा, यहाँ पर को भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इट मींस क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन का अपना भी तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो होता क्या है, जब आपका इलेक्ट्रॉन है उसके पास अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, जब ये मैग्नेटिक मूवमेंट किसके साथ कोरिलेट करे, जब आपका जो बाहर से आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इसके साथ कोरिलेट करेगा, तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, आपका जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन है इसकी जो स्पिन है वो किसके अलाइन हो जाती है, आपके मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाती है। मतलब आपका जो ये मैग्नेट इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग हो जाती है, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो जाती है। यानी कि अगर मैं ऊपर की ओर देखो, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को लगाया होता ना, देन कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर लगाया तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ उसकी डायरेक्शन भी एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी, जिसकी वजह से मैंने अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन भी अब कहाँ को दिखा दी, नीचे की ओर दिखा दी। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराते हैं उसकी भी रेंज लिखी है। इसकी जो रेंज जो होती है वो होती है आपकी 50 टू 500 मिली टेस्ला। ओके, अब ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखो इसे आप ग्राउंड एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, लोअर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको यहाँ जो एनर्जी लेवल दिखाया वो आपको ऐसा ही तो दिखाया ना। मैंने क्या बोला, अभी आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे है, तब तक वो ग्राउंड स्टेट पे रहेगा जब तक इसे बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर से एनर्जी मिलेगी तभी तो वो एक्साइट होगा। इनिशियली तो वो ग्राउंड स्टेट पे ही होगा। तो आपने क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके, लेकिन जैसे आप इसमें क्या करेंगे, माइक्रोवेव पास कराएंगे, आपने यहाँ पर को माइक्रोवेव दी तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी एनर्जी, और इसे जैसे एनर्जी मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद क्या होगा, इसका स्पिन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। इसका स्पिन कहाँ था, नीचे की ओर था, अब देखिए इसका स्पिन कहाँ हो गया, ऊपर की ओर। इसे बोलते हैं हायर एनर्जी स्टेट। कितनी सिंपल सी बात है। और इसी हायर एनर्जी स्टेट से क्या होगा, आपको स्पिन्स मिलेंगे, और उनकी हेल्प से क्या होगा, आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, जिससे आपको चाहिए था, स्पेक्ट्रा ही तो चाहिए था, ये आपको स्पेक्ट्रा मिल गया। तो यही आपका कॉन्सेप्ट चलते रहता है ईएसआर में। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको इनकी एनर्जी वैल्यू बताती हूँ, क्योंकि जैसे आपने ईएसआर आईआर में पढ़ा था, इन सारे लेवल्स की है, अपनी अपनी एनर्जी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स पे। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ ईएसआर क्या है, तो वही चीज बोल रहा है, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बेस्ड है upon the absorption of a microwave radiation by a unpaired electron when it is exposed to a strong magnetic field। यानी कि ESR का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपके पास क्या होगा, एक ऐसा सैंपल होगा जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। उस पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल में अगर नहीं बोलना चाहिए, आपका पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा माइक्रोवेव रेडिएशन को, जिसकी वजह से क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे स्प्लिट करेगा। इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन। इतनी चीज क्लियर है। तो ये होता है आपका ईएसआर का प्रिंसिपल। जो चीज हमने यहाँ डिस्कस की वही है। ओके, इसका प्रिंसिपल मतलब किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। ओके, अभी एक और चीज यहाँ पे समझाना चाह रहा है, ये बोल रहा है, as we know that the every atom having a magnetic moment in spin quantum number s is equal to half। ठीक है, हमको पता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, हाफ ही तो होता है, s is equal to half होता है। और अगर इनकी आप मैग्नेटिक कंपोनेंट की वैल्यू देखें तो आप इसे प्लस हाफ और माइनस हाफ कहते हैं। ओके, अब ये बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जैसे आपने क्या किया, अपने जो आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पास कराया, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, अपना आपको अलाइन कर लेंगे किसकी डायरेक्शन में, जहां आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, जहां आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अलोंग कर देंगे। मैंने आपको जो चीज यहाँ बताई ना वही चीज यहाँ पर को लिखी हुई है। ओके, आपको क्या हो जाएगा, आपका जो मॉलिक्यूल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी डायरेक्शन भी आपके क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा। और उस केस में जो आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी वो अकॉर्डिंग टू जीमन इफेक्ट क्या होगी, ये होगी MSGE न्यू बी बी नॉट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो जीमन इफेक्ट क्या बोलता है,
जीमन इफेक्ट ये बोलता है कि जीमन इफेक्ट आपको पता है ना, जीमन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उनका क्या हो जाए? स्प्लिटिंग हो जाए, जब आप बाहर से क्या होगा? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास करा रहे होंगे, तो उस केस में जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? यहाँ पर को दिया हुआ है, और इसमें सब वैल्यू आपको पता है। ms क्या होता है? ये है ms इज इक्वल टू प्लस हाफ, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट की वैल्यू क्या होता है? ms आपका क्या होता है? प्लस हाफ और माइनस हाफ। जीई क्या होता है? आप वो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जीई होता है ना आपका, इसे आप बोलते हैं जी फैक्टर। ओके, जीई को आप बोलते हैं जी फैक्टर, जिसकी वैल्यू, इसको आपने सेपरेटली भी पढ़ना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2.0023। ओके, तो जैसे ना जी फैक्टर ये होता है, जैसे आप ना एनएमआर वगैरह में क्या है, ये डेल्टा वगैरह की बात कर रहे थे, केमिकल शिफ्ट वगैरह की बात कर रहे थे, यहाँ आपको जी फैक्टर का यूज करना होता है। आपका जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ होगा वो जी फैक्टर के बेसिस पे ड्रॉ होता है। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.0023 के इक्वल होती है। ओके, अगली चीज यहाँ पर को है न्यूबी। न्यूबी क्या होता है? ये देखो, न्यूबी जो होता है इसे आप बोलते हैं बोर मैग्नेटन। ओके, तो बोर मैग्नेटन क्या होता है? देखो, ये जो होता है वो एक टाइप का फिजिकल कांस्टेंट होता है, मैंने यहाँ पर को लिखा है, जो कि क्या होता है? आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज बॉडी है, वो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अपना मैग्नेटिक फील्ड है तो अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। उसी मैग्नेटिक मूवमेंट को आप बोलते हैं बी न्यूबी। न्यूबी मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैंने यहाँ पर बोला था ना, आपके इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसकी वैल्यू है आपका न्यूबी, जिसे आप बोलते हैं बोर मैग्नेटन। जनरली आप इसे फिजिक्स में यूज करते हैं, एक फिजिकल कांस्टेंट और नेचुरल कांस्टेंट, नेचुरल यूनिट होती है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। और आपका लास्ट बचा बी नॉट। बी नॉट है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब वही चीज यहाँ पर को लिखा है कि जैसे आपने क्या किया, आपने एनर्जी, जैसे आप अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे माइक्रोवेव रेडिएशन की, तो क्या होगा? आपकी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? एक्साइटेशन हो जाएगा, और एक्साइटेशन ऐसे होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका स्पिन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। नीचे क्या था आपका? ऊपर ऊपर की ओर था, तो ऊपर जाने के बाद, एक्साइट होने के बाद, तो ये उल्टी स्पिन में आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की ना, वही चीज यहाँ पर को लिखी हुई है। इतनी चीज क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यही बोल रहे हैं कि देखो, इसको एक और वे में रिप्रेजेंट कर रखा है। देखो यहाँ पर को क्या बोला हुआ है, यहाँ पर को ये स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर, मतलब स्पेक्ट्रा नहीं, ये जो आपका स्प्लिटिंग है उसको यहाँ पर को ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई क्या दिखा रहा है? यहाँ पर को आपका जो मैग्नेटिक, जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर को क्या है? कुछ भी स्प्लिटिंग वगैरह नहीं हुई, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड क्या है? जीरो है। ओके, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डाला आपने, एनर्जी दी बाहर से, तो क्या होगा? यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग कैसे हुई? एक यहाँ पर को क्या है? ms आपका, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? स्पिन क्या है आपकी? माइनस हाफ है, ऊपर है आपकी प्लस हाफ, और इन दोनों के डिफरेंस को आप बोलते हैं डेल्टा। इसकी एक एनर्जी होगी ई, आप बोल सकते हैं ई होगी ई प्लस माइनस हाफ। ओके, और इसकी क्या होगी? ई प्लस हाफ। तो इन दोनों के जो डिफरेंस है इसे आप बोलेंगे डेल्टा इज इक्वल टू ई प्लस हाफ माइनस ई हाफ। ओके, ई माइनस हाफ। ओके, इतनी चीज क्लियर है? तो देखो यहाँ पर को जो ये डेल्टा ई की वैल्यू है उसकी भी वैल्यू यहाँ पर को निकाली हुई है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है आपकी डेल्टा ई इज इक्वल टू जी ई न्यू बी बी नॉट। मतलब जी क्या है? वही है आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जीई क्या होता है? जीई होता है आपका जी फैक्टर, जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, और बी नॉट है जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर को यूज किया हुआ है। ओके, अब वही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसके लिए ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपकी एच न्यू क्या है? जो रेडिएशन आपने यहाँ पर को पास किया था, अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स इलेक्ट्रॉन स्पिन बाय आइदर एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग अ फोटोन ऑफ अ एनर्जी एच न्यू, यानी कि जो आपने फोटोन लिया है उसकी एनर्जी क्या है? एच न्यू। तो इस केस में जो आपकी ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इक्वेशन ड्रॉ होती है वो है आपकी एच न्यू इज इक्वल टू जीई न्यू बी बी नॉट। ये आपके इतना खास नहीं है, जन सिंपल सी बात है। तो देखो, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, आप जस्ट इतना यहाँ पर को समझो कि हमारी स्प्लिटिंग वगैरह कैसे हुई, ईएसआर का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, क्या इसका प्रिंसिपल। इतनी चीज क्लियर है? तो आज के लेक्चर पे हमने यही चीज पढ़नी थी कि इसका
इंट्रोडक्शन कैसे, स्प्लिटिंग वगैरह कैसे हो रही है, अभी आप इतना समझ गए। देन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, सीधे डायरेक्टली टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से क्या ये बेसिक तो आप समझ गए ना कैसे स्प्लिटिंग हुई, इतना ही रफ है बस, ठीक है। तो नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो अभी हम लेक्चर को यही फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो देखिए ये लास्ट में है आपका सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल वही बोल रहा है जो मैंने आपको बोल दिया। सिलेक्शन रूल क्या बोल रहा है, पहली चीज ये है कि जनरली जो आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं ना, वो मोस्टली आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही करते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ओके, तो आप जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। साथ ही साथ क्या है, एक और चीज की यहाँ पर को जो आप स्टेट यूज करते हैं वो कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट होती है। अगली चीज यहाँ पर कोई ये कि वही है कंडीशन जो मैंने आपको बोला कि आपका कंपाउंड में क्या होना चाहिए, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर वहां पर को आप स्पिन की वैल्यू, आई की वैल्यू देखेंगे तो आपको हाफ ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि हाफ, क्यों, क्योंकि आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिन क्या होगी, हाफ। ओके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए केस में क्या होगा, स्पिन की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। तो बाकी चीजें वही लिखी है, एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मे बी वो फ्री रेडिकल हो, वही सारी चीजें लिखी है। आप ये नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, तो होप लेक्चर आपके लिए को समझ में आया होगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय।